जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल अमन आकाश स्टडी में। यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। अभी मैं आप लोगों को न्यूटन के गति के नियमों के बारे में बताने जा रहा हूँ। हमारे पार्थिव जगत में जितने भी गति होते हैं उन सभी को गवर्न करने वाला जो लॉ है वो न्यूटन का ही लॉ है। न्यूटन के लॉ पर ही हमारे मैकेनिक्स का लगभग जो न्यूमेरिकल क्वेश्चन हो या फिर लगभग जो कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन सब होता है वो सॉल्व किया जा सकता है। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि न्यूटन साहब ने 3 लॉ दिए थे। इसमें से फर्स्ट लॉ जो हमारा है वो लॉ ऑफ इनर्शिया है। हम पहले समझेंगे कि लॉ ऑफ इनर्शिया आखिर है क्या। यदि किसी वस्तु पर हम कोई बल न लगाए और उसे अपनी अवस्था में ही छोड़ दे तो तब तक अपनी अवस्था को बनाए रखेगा जब तक कि उस पर कोई बाह्य बल न लगाया जाए। यदि कोई पिंड गति कर रहा है तो वो गति ही करता रहेगा, रुकेगा ही नहीं। यदि कोई चीज रुका हुआ है तो उसको गति की अवस्था में लाने के लिए हमें उस पर बल लगाने की आवश्यकता होगी। अब कुछ लोगों के मन में सवाल पैदा होगा कि जब कोई पिंड गति कर रहा हो, कोई चीज गति कर रहा हो तो वो बिना बाह्य बल लगाए तो रुकेगा नहीं। तो फिर जब हम साइकिल चलाते हैं या फिर मोटरसाइकिल चलते रहता है तो क्यों वो रुक जाता है? यदि उस पर बल न लगाया जाए तो साइकिल में पैडल मारना हम बंद कर दे तो वो आखिर क्यों रुक जाएगा? तो इसके पीछे कारण है। साइकिल हमारा एक सरफेस पर चल रहा होता है जो कि हमारा रोड होता है। इसमें उबड़ खाबड़ कुछ सतह भी होता है। तो यहाँ पर गति का विरोध करने वाला, यदि हमारा गति इस डायरेक्शन में हो रहा हो तो गति का विरोध करने वाला एक बल, इसे फ्रिक्शन फोर्स कहते हैं, हमारा गति के विपरीत दिशा में कार्य करता है। फ्रिक्शन फोर्स जो कि हमारे चक्का और रोड के बीच घर्षण के कारण आ रहा है। तो यहाँ पर ये एक अनबैलेंस्ड फोर्स हो गया और इसी अनबैलेंस्ड फोर्स के कारण हमारा मोशन जो है इंटरप्ट हो रहा है, वो मोशन में हमारा बाधा उत्पन्न हो रहा है। अब देख लीजिए, यदि अंतरिक्ष में हमारा जो सैटेलाइट है वो कंटिन्यूअसली चक्कर लगाते रहता है तो वहां चूंकि ऐसा कोई सरफेस नहीं है, वहां कोई भी फ्रिक्शनल फोर्स होता नहीं है, न ही वहां एयर होता है जिसके कारण कोई रेसिस्टेंस होगा। तो इसलिए हमारा जो सैटेलाइट होता है वो लगातार चक्कर काटते रहता है और उसे सेंट्रीपिटल फोर्स मिलते रहता है गोल गोल चक्कर काटने के लिए। उसकी चर्चा बाद में की जाएगी। तो हमारा न्यूटन का जो पहला लॉ है वो है लॉ ऑफ इनर्शिया। अब इसमें भी 3 प्रकार का इनर्शिया हम देखेंगे। एक होता है रेस्ट इनर्शिया, एक होता है मोशन इनर्शिया, एक होता है डायरेक्शन इनर्शिया। रेस्ट इनर्शिया कहने का मतलब ये है कि यदि कोई चीज रुका हुआ है तो जब तक उस पर कोई बाह्य असंतुलित बल न लगाया जाए, मतलब एक्सटर्नल अनबैलेंस फोर्स न लगाया जाए, तब तक वो रुका ही रहेगा। यदि कोई चीज मोशन में है तो जब तक हम उस पर कोई बाह्य बल न लगाए तब तक वो अपने गति की अवस्था को बनाए रखेगा, न अपनी गति को कम करेगा न अपनी गति को वो ज्यादा करेगा। डायरेक्शन, यदि कोई चीज पार्टिकुलर डायरेक्शन में जा रहा है तो जब तक उस पर हम बल न लगाएंगे उसके मोशन का डायरेक्शन भी चेंज नहीं होगा। मान लीजिए यहाँ कोई जा रहा है सीधे, यदि इस पर कोई बल हम न लगाए तो ये सीधे ही जाएगा। ऐसा नहीं है कि बिना बल लगाए इधर उधर घूम जाएगा, ऐसा नहीं होगा। इसे एक सरल एग्जाम्पल से समझ सकते हैं। कोई लड़का किसी लड़की का तब तक पीछा करते रहता है जब तक कि उसे सुंदर या फिर कोई दूसरी लड़की से मिल ना जाए। तो यहाँ भी हम सेम लॉ लगा सकते हैं, लॉ ऑफ इनर्शिया। इसका एक नाम भी वही है कि जब तक कोई बाह्य असंतुलित बल न लगाया जाए तब तक हमारे इनिशियल पोजीशन में कोई चेंज नहीं होगा। तो वो जिसके पीछे भाग रहा है उसी के पीछे बेचारा भागते रहेगा जीवन भर, यदि कोई दूसरी उसे ना मिली तो। चलिए अब हम देखेंगे दूसरा लॉ। तो पहले हम इनर्शिया को डिफाइन कर लेते हैं, फिर उसके बाद हम सेकेंड लॉ पर जाएंगे। तो इनर्शिया इज दैट प्रॉपर्टी ऑफ एनी बॉडी विच हेल्प अस टू रिटेन द इनिशियल स्टेट ऑफ द गिवन बॉडी। अब हम सेकेंड लॉ ऑफ मोशन की बात करेंगे।
फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन से तो हमें फोर्स की डिफिनेशन मिलती है। फोर्स वो एक्सटर्नल कॉज है जो किसी भी बॉडी के इनिशियल स्टेट में चेंज लाता है या फिर लाने की चेष्टा करता है। अब सेकेंड लॉ ऑफ मोशन, इससे हमें फोर्स का एक्सप्रेशन भी मिलता है सेकेंड लॉ ऑफ मोशन से। अब हम देखेंगे कि सेकेंड लॉ ऑफ मोशन हमारा कहता क्या है। इसके अनुसार यदि हम किसी चीज पर बल लगाएं, यदि हम किसी पिंड पर बल लगाएं तो उसमें त्वरण उत्पन्न होगा, एक्सेलरेशन होगा। और ये त्वरण जो होगा वो किसके प्रोपोर्शनल होगा? लगाए गए बल के। और हमारा जो बॉडी का मास होगा उसके प्रोपोर्शनल होगा। जितना ज्यादा हम बल लगाएंगे किसी चीज पर उसमें उतना ही ज्यादा एक्सेलरेशन उत्पन्न होगा। और जितना ज्यादा हमारा ये किसी बॉडी का मास होगा, हमें उसमें एक्सेलरेशन करने के लिए उतना ही ज्यादा बल लगाना होगा। F इज इक्वल टू एम ए हमारा फॉर्मूला है फोर्स के लिए। ये फोर्स का एक्सप्रेशन है, F इज इक्वल टू एम ए। एम जो है हमारा मास है किसी बॉडी का, और ए है एक्सेलरेशन जो हमारा हो रहा है। अब इस चीज को हम थोड़ा डिटेल में समझेंगे। यहां पर मान लीजिए कोई 1 किलोग्राम का वस्तु है, हमारा मास जो है 1 किलोग्राम है। ये जो है 1 मीटर पर सेकेंड, इनिशियल वेलोसिटी इसका 1 मीटर पर सेकेंड है। 1 मीटर पर सेकेंड के स्पीड से ये मूव कर रहा है। अब हम क्या करते हैं कि इस पर कोई फोर्स लगा देते हैं। ठीक है, हम इस पर फोर्स लगा दिए। फोर्स इस प्रकार से हम लगाए हैं कि 1 सेकेंड के बाद, t इज इक्वल टू 1 सेकेंड, 1 सेकेंड के बाद इसका वेलोसिटी जो है 2 मीटर पर सेकेंड हमारा हो जाता है। तो अब हमसे कोई पूछे कि 1 किलोग्राम का वस्तु था, 1 मीटर पर सेकेंड के वेग से चल रहा था, और 1 सेकेंड के बाद हम उस पर कोई फोर्स लगाए तो 1 सेकेंड के बाद उसका जो वेलोसिटी है वो 2 मीटर पर सेकेंड हो गया। तो हम कितना फोर्स अप्लाई किए थे? तो हम देखेंगे कि फोर्स इज इक्वल टू क्या है? एम ए है। एक्सेलरेशन के लिए हम जानते हैं कि एक्सेलरेशन इज इक्वल टू v माइनस यू अपॉन टी होता है। तो हमारा जो v है फाइनल वेलोसिटी वो 2 है, इनिशियल वेलोसिटी 1 है, और हमारा जो टाइम है ये 1 है। तो एक्सेलरेशन हमारा 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर आ गया। और ये जो हमारा फोर्स का फॉर्मूला है, एक्सप्रेशन, वो कहता है फोर्स इज इक्वल टू एम ए। तो मास हमारा 1 किलोग्राम है और एक्सेलरेशन हमारा 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है। यानी कि फोर्स हमारा हो गया 1 किलोग्राम मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। इस यूनिट को हम न्यूटन भी बोलते हैं। ये जो हमारा फोर्स का यूनिट है 1 किलोग्राम मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, इसे न्यूटन भी बोला जाता है। ऐसा यूनिट है ये फोर्स का। तो हम देखे हैं कि न्यूटन के पहले नियम से हमें फोर्स का डेफिनेशन मिला है, और सेकेंड लॉ से हमें फोर्स का एक्सप्रेशन मिला है। तो फोर्स का डेफिनेशन क्या होगा? फोर्स एक ऐसा चीज है जो किसी भी चीज के इनिशियल पोजीशन में चेंज लाने का प्रयास करता है या फिर चेंज लाता है। और उसका एक्सप्रेशन क्या है फोर्स कैलकुलेट करने का? F इज इक्वल टू एम ए। मास हमारा m है और a एक्सीलरेशन है जो कि फोर्स लगाने के कारण उत्पन्न हुआ है। कुछ केसेज में, सर्कुलर मोशन के केस में, हमारा जो एक्सीलरेशन होता है वो मैग्नीट्यूड एक्सीलरेशन नहीं होता है, उसमें वहां डायरेक्शन चेंज होने के कारण एक्सीलरेशन होता है। जैसे किसी सर्कुलर मोशन में हम देखते हैं कि
सर्कुलर मोशन में, सर्कुलर पाथ पर यदि मोशन हो रहा है तो हम देखते हैं कि हमारा जो स्पीड है वो कांस्टेंट है, वो चेंज नहीं हो रहा है, लेकिन हमारा जो डायरेक्शन है प्रत्येक बिंदु पर चेंज होता है। तो यहाँ पर डायरेक्शन चेंज होने के कारण एक्सीलरेशन उत्पन्न होता है। चूंकि हमारा वेलोसिटी जो है वेक्टर क्वांटिटी है और वेक्टर क्वांटिटी में मैग्नीट्यूड प्लस डायरेक्शन दोनों होता है, इसीलिए मैग्नीट्यूड चेंज ना भी हो लेकिन यदि डायरेक्शन चेंज हो तो हमारा एक्सीलरेशन होता है। तो वहां पर जो फोर्स के लिए फॉर्मूला लगाया जाता है mv²/r है, ये सेंट्रीपिटल फोर्स के लिए। इसे हम सेंट्रीपिटल फोर्स कहते हैं। सेंट्रीपिटल फोर्स का डायरेक्शन कहाँ होगा? सेंटर की ओर। किसके सेंटर? जिस भी सर्कुलर पाथ पर चक्कर लगा रहा हो कोई बॉडी, उसके सेंटर की ओर सेंट्रीपिटल फोर्स का डायरेक्शन होता है। अब हम थर्ड लॉ ऑफ मोशन के बारे में जानेंगे। न्यूटन के गति का तीसरा नियम यह कहता है कि यदि किसी पिंड पर हम कोई बल लगाए या फिर कोई क्रिया होगा तो उसके ठीक बराबर और विपरीत दिशा में प्रतिक्रिया होता है। जैसे मान लीजिए कि ये सरफेस है और ये एक मान लीजिए कोई बॉल है जिसे हम सरफेस पर पटके, तो जब ये बॉल सरफेस से टकराएगा तो ये एक फोर्स एग्जर्ट करेगा हमारा सरफेस पर। फोर्स कहाँ एग्जर्ट किया? हमारा सरफेस पर। तो एक फोर्स जो कि मैग्नीट्यूड में ठीक इसी फोर्स के बराबर होगा, इस मैग्नीट्यूड में ये ठीक इसी फोर्स के बराबर होगा, वो अप्लाई होगा हमारे बॉल पर, जिसके कारण बॉल टकराने के बाद अपवर्ड डायरेक्शन में जाएगा। लेकिन इस फोर्स का डायरेक्शन क्या होगा? इस फोर्स के अपोजिट होगा। इसका डायरेक्शन नीचे की ओर, इसका डायरेक्शन ऊपर की ओर होगा। तो जितना बल ये सरफेस पर लगाया था बॉल, ठीक उतना ही फोर्स अब लग रहा है किस पर? हमारे बॉल पर, लेकिन डायरेक्शन क्या है? अपोजिट है। यहां नोट करने की बात यह है कि एक्शन और रिएक्शन हमेशा दो अलग अलग चीजों पर कार्य कर रहा है। यहां देखिए, यदि हम बॉल द्वारा एग्जर्ट किए गए फोर्स को एक्शन मान ले तो हमारा एक्शन किस पर हो रहा है? सरफेस पर। और रिएक्शन किस पर हो रहा है? हमारा बॉल पर। तो एक्शन और रिएक्शन फोर्स हमेशा दो अलग अलग चीजों पर कार्य करता है। ऐसा नहीं है कि एक्शन और रिएक्शन फोर्स एक ही चीज पर कार्य करे। यदि एक ही चीज पर एक्शन और रिएक्शन फोर्स कार्य करने लगे तो मान लीजिए इधर एक ही चीज पर कार्य करेगा, तो एक फोर्स इधर से कार्य किया, सेकेंड फोर्स इक्वल मैग्नीट्यूड का है लेकिन अपोजिट डायरेक्शन में काम करेगा, तो रिजल्टेंट फोर्स हमारा 0 हो जाएगा। लेकिन एक्शन और रिएक्शन फोर्स हमारा दो अलग अलग चीजों पर कार्य करता है। यहाँ एक फोर्स काम कर रहा है सरफेस पर, तो रिएक्शन फोर्स काम कर रहा है हमारा बॉल पर। एक्शन और रिएक्शन मानने के लिए भी हम स्वतंत्र है। ऐसा नहीं है कि ये जो बॉल सरफेस पर एग्जर्ट कर रहा है फोर्स, उसी को हम एक्शन माने। हम इसको रिएक्शन भी मान सकते हैं। ऐसी कोई प्रतिबंध नहीं है कि हम किसको एक्शन माने और किसको रिएक्शन माने। इसका और भी बहुत सारा प्रैक्टिकल एग्जांपल है। जैसे नाव जो है वो नदी के किनारे पर खड़ी है और हम नाव से कूद रहे हैं नदी के किनारे पर, तो क्या होता है कि जैसे ही हम नाव से कूदे, नाव पीछे की ओर धक्का देती है। यह भी होता है न्यूटन के नियम के कारण ही। जितना जोर लगाएंगे हम आगे कूदने के लिए, नाव पर उतना ही जोर बल लगेगा पीछे जाने के लिए। और दूसरा एग्जांपल, जैसे हम चलते हैं तो हमारा पैर जो है वो धरती को पीछे की ओर धकेलता है, और जितना फोर्स से हम धरती को पीछे की ओर धकेलेंगे उतना ही फोर्स से हम आगे की ओर बढ़ेंगे। स्प्रिंटिंग एक गेम है जिसमें कुछ दूरी के लिए बहुत तेज गति से दौड़ा जाता है, तो उसमें भी ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। एक स्प्रिंटर, इससे मैटर नहीं करता कि कितना तेज भागेगा, कैसे भागेगा, मैटर करता है कि वह अपने पांव से कितना जोर से धरती को पीछे धकेल सकता है। वो जितना फोर्स एग्जर्ट करेगा लैंड पर, उतना ही तेज गति से वो आगे भागेगा।